हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids the partial vapor pressure of each component in a solution will be directly proportional to its mole fraction। मीन्स कि अगर हमारे पास किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो जो सोल्यूशन होगा उसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सपोज मैं आपको दो लिक्विड्स देती हूँ। दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर। इसमें हमारे पास है लिक्विड 1, प्योर लिक्विड 1, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड कंटेनर। इसमें हमारे पास है प्योर लिक्विड 2, ठीक है। अब प्योर लिक्विड है मींस इसमें सिर्फ 1 के जो लिक्विड 1 है सिर्फ उसके ही एटम्स होंगे, राइट। और प्योर लिक्विड जो B है मींस 2 है उसमें सिर्फ लिक्विड 2 के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब देखो जो ये सरफेस से जो टच है मॉलिक्यूल्स उनको हम बोलते हैं कि सरफेस एटम्स, ठीक है। और जो ये अंदर सॉल्यूशन में हमें दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम बल्क एटम्स, राइट। सेम यहाँ पर भी ये वाले हमारे पास सरफेस वाले हो जाएंगे और ये वाले हमारे बल्क वाले हो जाएंगे। अब देखो जो किसी भी, अब हमें पता है कि ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, राइट। ये दोनों लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 जो हैं वो दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो इजीली, वोलेटाइल लिक्विड्स आर दोज जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मींस इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक एसीटोन जो होता है, एसीटोन जैसे थिनर भी होता है, नेल पेंट्स का थिनर जो होता है उसको अगर हम अपने हाथ पे रखते हैं तो वो इमीडिएटली वो तभी उड़ जाता है। पेट्रोल को भी आप देख सकते हो, पेट्रोल को भी अगर हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में रख देते हैं ना तो थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि वो है ही नहीं, वो डिसअपियर हो जाता है। मीन्स वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास हमें स्टेटमेंट में बोला है राउल्ट्स ने दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब जो लिक्विड हैं वो दोनों वोलेटाइल हैं, मींस वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो सपोज ये लिक्विड का सरफेस था। अब जो ये लिक्विड है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ये भी स्टार्ट कर देगा। अब देखो क्योंकि ये जो कंटेनर है ये क्लोज्ड है तो वेपर्स क्या करेंगे, अब वो ऊपर तो जाएंगे लेकिन वो यहाँ पे टच होने के बाद वो वापस नीचे भी आ जाएंगे क्योंकि स्पेस तो है नहीं, वो बाहर तो निकल नहीं सकते। सिमिलरली लिक्विड बी का भी ऐसे ही होगा, लिक्विड 2 का ऊपर जाएंगे वेपर्स और फिर वो टच होके वापस नीचे आ जाएंगे। सो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस भी हो रहा है और यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस भी हो रहा है। मीन्स दोनों प्रोसेसेस हमें हमारे पास यहाँ पे हो रहे हैं। मतलब कि जो लिक्विड है और जो वेपर है वो दोनों एक इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। मींस लिक्विड पहले इवेपोरेट हो रहा है फिर वापस से वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो वेपर क्रिएट होता है ना, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मींस जो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। सो इसको हम डिनोट करेंगे P2 नॉट से और इस वाले वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे P1 नॉट से। नोट का मतलब देखो क्या होता है कि उसमें सिर्फ 1 के प्रेशर आपको मिलेंगे, मींस 1 जो लिक्विड है सिर्फ उसका वेपर प्रेशर
उसके अलावा इसमें कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, सो P1 नॉट। सिमिलरली यहाँ पे P2 नॉट मीन्स इसमें सिर्फ 2 वाला जो लिक्विड है सिर्फ उसके एटम्स ही मिलेंगे हमें, ठीक है। सो हम लिख देते हैं P1 नॉट इज वेपर प्रेशर of pure liquid 1. Similarly, P2 naught is vapor pressure of pure liquid 2. ठीक है। तो अब देखो हमें जो स्टेटमेंट थी राउल्ट फ्लो की वो क्या थी, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द partial vapor pressure of each component of the solution will be directly proportional to its mole fraction. So इस statement से हम numerically statement लिख देते हैं, that is जो P1 है that will be directly proportional to x1 mole fraction of 1. So अब proportionality का अगर हम symbol हटाते हैं तो constant आता है और constant क्या आएगा, P1 नॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम P2 की बात कर रहे हैं तो P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे, देन P2 विल बी इक्वल टू P2 नॉट इनटू में x2। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे हमने ये दोनों लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 दोनों थे हमारे पास, अब हमने क्या किया, दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, लिक्विड 1 को भी और 2 को, दोनों को एक कंटेनर में हमने मिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, जो नया सॉल्यूशन हमारे पास क्रिएट होगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन क्रिएट होगा, अब उसमें हमारे पास 1 के भी और 2 के भी दोनों ही लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो अब जो इस सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर लगेगा वो 1 और 2 दोनों मॉलिक्यूल्स का होगा। तो अगर 1 वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोल देंगे P1, उनका जो वेपर प्रेशर है वो P1 है, और जो 2 वाले होंगे उनको हम बोल देंगे P2, ठीक है। सो अब हमारे जो यहाँ पे जो P1 नोट था, मतलब जब वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट थे तो वो P1 नोट था, लेकिन अब जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया और एक नया सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया तो अब जो प्रेशर है वो P1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली P2 नॉट था और वहां पे वो P2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब राउल्ट्स ने बोला था दैट कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन में जो 1 एंड 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं दैट P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे लिखा था। अब देखो उसके बाद राउल्ट्स के बाद एक और साइंटिस्ट आया हमारे पास, उसका नाम था डाल्टन। डाल्टन्स ने क्या बोला कि हमने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स तो निकाल लिए, लेकिन अब अगर हमें सॉल्यूशन का पूरा टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा। तो देखो जो P टोटल है ना दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा हमारे सॉल्यूशन का वो P1 प्लस P2, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, सबके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा टोटल। तो ये स्टेटमेंट हमें डाल्टन्स ने दी थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब देखो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, सपोज ये बॉक्स है, इसमें मैंने y एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले लिया, वेपर प्रेशर ऑन y एक्सिस, एंड x एक्सिस पे मैंने ले लिया मोल फ्रैक्शन दैट इज chi, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, P1 की है एंड P2 की है। अब देखो जहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारे पास एंड है वहां पे x1 मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड इज 1, मींस लेफ्ट हैंड साइड पे तो फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 है और राइट हैंड साइड पे सेकेंड वाले का 1 है। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो हमेशा
1 के इक्वल होता है। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो जो सबका सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 से कभी भी बड़ा नहीं होता। अगर हम सबका सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो chi1 है दैट इज इक्वल टू 1, मतलब वो पहले से ही 1 है, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता कभी भी। तो इसका मतलब इसमें 1 कंपोनेंट के अलावा और दूसरा कंपोनेंट तो है ही नहीं, मींस जो दूसरे वाला x2 है यहाँ पे वो 0 हो गया। अगर x1 1 है तो x2 0 हो गया, क्योंकि x2 हमारे पास क्या होता है, मींस chi होता है x1 प्लस में x2। सो x2 क्या हो जाता है, 1 माइनस में chi1 होता है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी जो x1 है दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x1 1 है, x2 0, और वहां पे x2 1 है एंड x1 इज 0। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, मीन्स इस इक्वेशन में अगर x1 इज इक्वल्स टू 1 है देन p1 इज इक्वल्स टू p नॉट आ जाएगा, p1 नॉट, क्योंकि x1 की तो वैल्यू 1 है तो कोई मैटर ही नहीं करता। सो p1 इज इक्वल्स टू p1 नॉट आ जाएगा। तो अगर मैं प्लॉट करूं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है तो वो कितना हो जाएगा, p1 नॉट, और सपोज वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा या वो कहीं भी लाई कर सकता है इस एक्सेस पे, मीन्स वो 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, देन वी हैव, हाँ अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास x1 था तो हमने पुट कर दिया। अब जो x2 है वो यहाँ पे 0 है, मैंने आपको बताया था कि x2 0 होगा अगर x1 1 है। तो x2 के प्लेस पे जहाँ पे हम x2 की वैल्यू ले रहे थे वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये वाला प्लॉट हमारा हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1, ये हमारे हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, मतलब वो ऐसे आएगा स्लैंटिंग। अब देखो हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं x2 की वैल्यू 1, तो P2 हमारे पास कितना हो जाएगा, P2 नॉट, क्योंकि x2 की वैल्यू 1 है देन P2 पार्शियल प्रेशर जो है वो P2 नॉट के इक्वल हो जाएगा, मीन्स P2 ऑफ मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, सपोज ये यहाँ कहीं आएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास P2 नॉट। ये छोटी भी हो सकती है P1 नॉट से और इक्वल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता तो हम इसको थोड़ा सा अबव ले लेते हैं। अब देखो इसमें x1 तो 0 था, x2 इज इक्वल्स टू 1 था और x1 इज इक्वल्स टू 0 था, तो 0 मीन्स हेयर ऑन द ओरिजिन। सो अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये दो ग्राफ्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। अब देखो, अब अगर जैसे डाल्टन ने बोला था कि जो P टोटल है दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस में P2, सो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो ये वाला कर्व होगा ना जो इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर रहा होगा, ये हमारे पास हो जाएगा P टोटल। ठीक है, आ गया समझ, मीन्स जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी जो लाइन, वो हमारी किसको सिंबॉलिक करेगी, P टोटल को, मीन्स P1 प्लस में P2 को। ठीक है, सो हाँ, और एक और चीज है, अब हमने क्या बात करी है, हमने सभी पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, सब हमने लिक्विड फेज के बारे में बात करी है। ठीक है, जैसे राउल्ट ने हमें बोला था कि वोलेटाइल लिक्विड्स इन अ सॉल्यूशन, मतलब हमने लिक्विड फेज के बारे में बात करी है। अब अगर हमें कोई बोले कि वेपर फेज के बारे में मुझे बताओ, तो जो वेपर फेज होता है ना, वेपर फेज, तो वेपर फेज में अगर हमें कंपोनेंट की कॉम्पोजिशन निकालनी हो, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो जो P1 है अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, Y1 इंटू में P टोटल, मीन्स जो यहाँ पे Y1 है अब ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, Y1 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, और ये P टोटल हमें पता है क्या होता है, P1 प्लस में P2 होता है, और P1 हमारे पास सिंपल हमारा फर्स्ट कंपोनेंट का, सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई फॉर वेपर फेज।
अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो दिस इज द न्यूमेरिकल दैट इज एग्जाम्पल 2.5। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। सो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। मतलब सिंपल हमें सिर्फ एक कंपोनेंट बोल रखा है कि जो वेपर प्रेशर है वो हमारा क्लोरोफॉर्म का कितना है, मीन्स उसमें और दूसरा कंपोनेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है। और जब ऐसे होता है तो वो होता है P1 नॉट। सो P1 नॉट इज 1 में क्लोरोफॉर्म को ले रही हूँ और 2 डाइक्लोरोमीथेन को। तो P1 नॉट कितना हो जाएगा बताओ, 200 mmHg। और P2 नॉट कितना हो जाएगा, 415 mmHg। ठीक है, तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 grams of chloroform and 40 grams of dichloromethane at 298 Kelvin। मीन्स हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल हमें पता है क्या होता है, P1 प्लस में P2, मीन्स हमें P टोटल निकालना है। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट, लेकिन उसके लिए हमें पहले P1 निकालना पड़ेगा एंड P2 भी निकालना पड़ेगा। सो P1 निकालते हैं कैसे, फॉर्मूला इज हमने अभी पढ़ा था P1 नॉट इंटू x1 और P2 के लिए क्या हो जाएगा P2 नॉट इंटू x2। अब देखो हमें उसमें क्वेश्चन में P1 नॉट गिवन है, P1 नॉट गिवन है एंड P2 नॉट गिवन है, लेकिन x1 एंड x2 तो गिवन ही नहीं है। तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो x1 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्लस में सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली x2 का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले हम x1 निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी हमें गिवन नहीं है तो हम उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास इज 25.5 ग्राम्स। तो 25.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास भी गिवन नहीं है, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। CH3 फॉर्मूला है, तो C का हमें पता है एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का इज 35.5। ठीक है, तो 12 प्लस 1 13 हो गया एंड 35.5 इंटू 3 विल बी 106.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 119.5। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से ग्राम्स पर मोल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। सो N1 हमारे पास आ जाएगा 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, 119.5। तो ये आ गया N1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय N1 अगेन प्लस में अब हमें N2 भी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा, सेम इसी मेथड से निकाल लेंगे। गिवन मास क्या हो जाएगा N2 का, N2 का गिवन मास इज 40 ग्राम्स। मोलर मास निकाल लेते हैं, पहले हम 40 ग्राम्स ऊपर लिख देते हैं, अब मोलर मास निकालेंगे। सो मोलर मास इज CH2Cl2। So C is 12, hydrogen is 1, chlorine is 35.5। तो ये हो जाएगा 14 प्लस में ये 71 होता है, सो इट विल बी 85। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 85।
तो ये हमारी पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, chi1 x1 की वैल्यू हो जाएगी। और हमें चाहिए क्या था, P1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P1 नॉट इंटू x1। सो P1 नॉट जो हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट इज दिस, सो दिस इंटू दिस ये पूरा, तब हमें मिलेगा P1। x1 हमारे पास क्या था 25.5 अपॉन 25.5 प्लस में 40 ग्राम्स था एंड 85 था 119.5, तो 119.5 और इनटू सॉरी बाद में करेंगे। P1 नॉट क्या था हमारे पास, पहले ये देख लेते हैं, फिर हमें मिल जाएगा P1 दैट इज P1 नॉट इंटू x1। सो P1 नॉट कितना था 200 mmHg, तो 200 mmHg इंटू ये पूरा सॉल्व करने के बाद, इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें P1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम P2 की वैल्यू निकालें तो P2 को हो जाएगी P2 नॉट इंटू में x2। अब देखो P2 की वैल्यू हमें गिवन है, P2 की वैल्यू थी 415 mmHg, सो 415 mmHg इंटू, अब x नॉट कैसे निकालेंगे, मीन्स x2 कैसे निकालेंगे, एक तो देखो लॉन्ग प्रोसीजर है, आप सेम ऐसे निकाल सकते हो, ऊपर मोल्स ऑफ सेकंड आ जाएगा, बस ये वाला ऊपर आ जाएगा और नीचे ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। दूसरा मेथड है कि जब आप इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कुछ भी जो वैल्यू आएगी तो उसको 1 में से माइनस कर देना, क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है कि 1 इज इक्वल्स टू chi1 प्लस में chi2, मीन्स जितने भी या फिर प्लस chi3 होता है, जितने भी वैल्यूज होती मोल फ्रैक्शन की, तो उन सब का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं, सो 1 का हमें पता चल गया, तो 2 का निकालना है, सो x2 विल बी 1 माइनस x1, ठीक है। सो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर गो बाय दिस मेथड, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा विदाउट इतनी पूरी कैलकुलेशन करने के। तो हमने x2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी P2 की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, पार्ट 1 वाज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मींस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना था। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है, मैं आपको बताया था P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस में P2, P1 प्लस P2 होता है। तो इस पूरी कैलकुलेशन से हमें P1 मिल गया और हमें P2 भी मिल गया, तो P टोटल हम इजीली निकाल लेंगे, दैट विल बी P1 प्लस में P2, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो मोल फ्रैक्शन हमने निकाले हैं दोनों कंपोनेंट्स के, लेकिन हमने किस में निकालने हैं, सॉल्यूशन फेज में हमने निकाले हैं, लेकिन अब हमें निकालने हैं इन वेपर फेज। और ये वेपर फेज का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, x1 y1 वाला बताया था मैंने आपको, ये होता है वेपर फेज में। तो हमें बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करना है और हमारे पास वेपर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इन वेपर फेज। सो अब P1 हम कौन सा निकाल रहे हैं, इन वेपर फेज, तो इट विल बी y1 इंटू में P टोटल एंड P2 विल बी y2 इंटू P टोटल। P टोटल भी हम निकाल चुके होंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे तब यहां से। तो देखो अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होता है y1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन वेपर फेज विल बी y2। सो y1 अगर हमें निकालना है तो P1 अपॉन में P टोटल, यहाँ भी हो जाएगा y2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P टोटल। तो अब देखो जो P1 है यहाँ पे वो ये वाला P1 नहीं है जो ये हमने कैलकुलेट किया था, यही वाला P1 है, वो यही वाला है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो P1 हमारे पास आएगा उसको P टोटल से डिवाइड कर देंगे, सिंपल।
ठीक है। और P1 क्या होता है हमारे पास, P1 नॉट इंटू में x1, और P2 क्या होता है P2 नॉट इंटू x2 अपॉन में P टोटल। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली y1 और y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें, ये हमारा इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.8 है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर, मीन्स हमें प्योर लिक्विड का P1 नॉट दे रखा है, फिर से सॉरी ए एंड बी है, सो हम PA नॉट लिखेंगे। सो PA नॉट विल बी 450 mmHg and PB naught will be 700 mmHg। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर भी हमें गिवन है, P टोटल 600 mmHg। सो हमें क्या निकालना है, कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कॉम्पोजिशन की बात है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, मीन्स हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, मतलब लिक्विड वाला, मीन्स हमें x1 एंड x2 निकालना है। अब आगे बोल रखा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, मतलब अब हमें y1 एंड y2 भी निकालना है। ठीक है, तो सिमिलर बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखो P टोटल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है P1 प्लस में P2। अब P1 का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इज P1 नॉट इंटू x1, P2 इज P2 नॉट इंटू x2। अब देखो x2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था कि x2 विल बी 1 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस x1 से। सो अब क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे P1 नॉट है, यहाँ पे P2 नॉट और यहाँ पे P2 नॉट इंटू x1। अब देखो x1 हम साइड में कर लेंगे, यहाँ भी x1 है और यहाँ पे भी x1 है, ये भी x1 है और ये भी x1 है। तो हम इसमें से x1 कॉमन ले, पहले हम इसको लिख लेते हैं P2 नॉट प्लस में, अब हम इसमें से x1 और x1 कॉमन ले लेंगे, देन अंदर क्या बच जाएगा P1 नॉट माइनस में P2 नॉट। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया टोटल वाले फॉर्मूला से। अब देखो इस फॉर्मूले से हमें सारी वैल्यूज गिवन है, इस फॉर्मूले से हम x1 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। P2 नॉट की वैल्यू लिखते हैं 700 प्लस x1 तो हमें निकालना ही है, P1 नॉट इज 450, x1 450 माइनस P2 नॉट इज 700। ठीक है, सो इधर क्या था P टोटल की वैल्यू कितनी है 600, तो यहां हम लिख देंगे 600। अब देखो इस वाले को इधर ले आते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, तो 700 माइनस 600 ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस x1, या फिर इसको ऑपोजिट दूसरे पेज पे लिख लेते हैं 700 प्लस x1 450 माइनस 700 इज इक्वल्स टू 600। यही इक्वेशन थी। अब देखो 700 को साइड ले जाते हैं, तो x1 इंटू में 450 माइनस 700, सो इट विल बी 600 माइनस 700। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 250 आ गया माइनस का, और उधर आ जाएगा माइनस का 100। तो अब क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, सो 100 डिवाइडेड बाय 250,
माइनस से माइनस कैंसल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक 0.4 समथिंग आएगा। 0.4 हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 की। तो मीन्स हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन सोल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में हमें मिल गया। अब x2 निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1 माइनस 0.4 इसकी कर लेना है कैलकुलेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ये 1 अगर इसको लेट कर लेते हैं, अगर 0.4 आ रहा है तो क्या हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर 0.6, मतलब हमने x2 भी निकाल लिया और हमने x1 भी निकाल लिया। अब जो हमारा सेकंड बोला था कि हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, मीन्स वेपर फेज की भी हमें कॉम्पोजिशन निकालनी है, मीन्स हमें y1 एंड y2 भी कैलकुलेट करना है। सो y1 हमें पता है क्या होता है, सॉरी ये फॉर्मूला हमें पता है, उसके बाद हमें P2 का भी पता है। अब हमें निकालना क्या है, y1 P1 अपॉन P टोटल, और यहाँ पे y2 P2 अपॉन P टोटल। अब देखो P1 क्या होता है, P1 नॉट इंटू x1 अपॉन P टोटल, सिमिलरली y2 भी P2 नॉट x2 अपॉन P टोटल। सो P1 नॉट हमें पता है 450 था, x1 हमने कैलकुलेट किया था 0.4 समथिंग आया था, P टोटल हमें पता है 600, y2 भी हमें पता है 700 था, प्लस में 0.6 समथिंग आया था और नीचे 600। तो अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट y1 एंड y2, और यहाँ पे y1 एंड y2 क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मीन्स हमने वेपर फेज में भी कैलकुलेट कर लिया एंड हमने सॉल्यूशन फेज में भी कैलकुलेट कर लिया। So this was all about Raoult's law and its numerical. Hope you liked it. If you have any doubt, then you can write down in comment section below. Thank you.